नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही 25 से 30 नहीं रहे नीतीश। नीतीश तो हैं लेकिन सीएम नहीं रहे। बिहार के नए सीएम बने हैं बिहार के नए सीएम बने हैं सम्राट चौधरी। राखी सावंत के बाद सम्राट चौधरी सबसे कंट्रोवर्शियल फिगर माने जाते हैं। नहीं, विधानसभा में चैनी खैनी खाना ये सब कुछ नॉर्मल है, मामूली बात है। ये कंट्रोवर्शियल हैं अपनी उम्र को लेकर के। मोदी जी का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट का सवाल हो, राफेल की फाइल्स कैसे जल गई इसका सवाल हो, सबसे ज्यादा जटिल अगर इन सब से कुछ है तो वो है सम्राट चौधरी की उम्र का जोड़ और घटाव। सोचिए भला, क्या किसी की उम्र 4 साल में 15 साल बढ़ सकती है? सम्राट चौधरी की बढ़ी है। जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर रही थी तब सम्राट के यहाँ लगभग 4 चक्कर पूरे हो रहे थे। अब मैं आपसे कहूं कि कैलेंडर में 11 साल बीतने के बाद 3 साल घट जाते हैं तो क्या यह मुमकिन है? सम्राट जी के साथ ये सब कुछ हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि 7वीं पास को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया है, शर्म नहीं आती? क्या कोई 7वीं पास ऐसे गणित के चमत्कार कर सकता है? टाइम ट्रेवल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति माने जा रहे हैं सम्राट चौधरी। आप इन्हें 7वीं फेल कहते हो? शर्म नहीं आती? क्या आपको डाउट है इनकी काबिलियत पर? मैं बताता हूं कितने काबिल हैं ये और क्या क्या कर सकते हैं। साल 1995 में इन पर मर्डर का आरोप लगा। उस वक्त कहा गया कि ये नाबालिग हैं। 1995 में उनकी उम्र बताई गई 16 साल। इस आधार पर इन्हें राहत दे दी गई। अब 4 साल बाद यानी कि 1999 में ये बन जाते हैं मंत्री। उम्र बताई जाती है 31 साल। जादू है। जो व्यक्ति 1995 में 16 साल का था वो 4 साल बाद 1999 में 31 साल का कैसे हो गया? 4 साल में उम्र बढ़ गई 15, वो कैसे? चमत्कारी तो हैं। सम्राट के बड़े भाई जो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे, उनके जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार 1999 में वो 22 साल के थे। यानी बड़ा भाई 22 साल का था और छोटा भाई 31 साल का। कोई सेंस है इस बात का? यही नहीं, अभी और सुनिए। 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में इनके पहले चुनावी हलफनामे में जब ये सम्राट चौधरी परबत्ता सीट से आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे तब अपनी उम्र लिखते हैं 26 साल। यानी 2005 में 26 साल के हैं। इसी हिसाब से पीछे जाएं तो 1999 में उनकी उम्र लगभग 20 साल रही होगी। दूसरा हलफनामा 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव का ही था। इस बार हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र बताई 28 साल। अब 2005 में सम्राट 26 साल के थे, 2010 में 28 साल के हैं। यानी 5 साल के अंतराल में उनकी उम्र सिर्फ 2 साल बढ़ी, बाकी 3 साल कहां गए? नीतीश कुमार के पास सिर्फ पाला बदलने की कला थी। सम्राट के पास पाला और उम्र दोनों सिचुएशन के हिसाब से बदलने की कला है कि नहीं? बिहार की राजनीति में एक दस्तूर है, जो जेल से निकलकर सीधे विधानसभा पहुंचे वो तो बिहार का असली नेता माना जाएगा ही जाएगा। इस पैमाने पर सम्राट चौधरी का अगर हम करियर देखें तो वो बिहार की राजनीति की हर कसौटी पर खरे उतरते दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है, नीतीश को मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए कैसे मनाया गया होगा? चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। अब आप ये बताइए, चलिए बिहार को छोड़िए, अब आप ये बताइए कि बंगाल में चुनाव कौन जीत रहा है? मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन पार्टी ऑफ इंडिया, जो जीतनी भी चाहिए और नए मुख्यमंत्री लॉर्ड ज्ञानेश कुमार को बनाना चाहिए। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? नहीं, उन्हें सार्वजनिक क्यों करना? उसके ऊपर हाथ रखकर तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। अब समझिए मामला क्या है। बंगाल चुनाव से पहले 27 लाख वोट काट दिए गए हैं। जहां टीएमसी का दबदबा था वहां सबसे ज्यादा अयोग्य वोटर निकले हैं। 5 ऐसे जिले हैं जहां टीएमसी ने 118 में से 110 सीटें जीती थी पिछली बार। इन्हीं 5 जिलों से 13,45,000 वोटर अयोग्य घोषित कर दिए गए। यानी पूरे राज्य के अयोग्य वोटर्स के लगभग आधे 49.53% इन्हीं 5 जिलों से थे। अब दूसरी तरफ जहां बीजेपी मजबूत थी, उन 7 जिलों को मिलाकर सिर्फ 2,64,000 वोटर अयोग्य निकले हैं। अब खेल समझिए, टीएमसी के 5 जिले बराबर 13,45,000 वोट फर्जी, बीजेपी के 7 जिले मिलाकर के 2,64,000 वोट फर्जी। फर्क 5 गुना से भी ज्यादा का है। राजा जी, क्या फर्जी या मृत वोटर सिर्फ टीएमसी वाले इलाकों में ही थे? क्या बाकी जगह सब कुछ एकदम साफ था या फिर सफाई सेलेक्टिव तरीके से की गई है? ऐसा ही समझो। नदिया में टीएमसी की लीड थी करीब 20,000, लेकिन 2 लाख से ज्यादा अयोग्य वोटर वहां बता दिए हैं। पश्चिम वर्धमान, दक्षिण दिनाजपुर और हर जगह वही कहानी चल रही है। अब इमेजिन करो, वोट काटने के बाद बीजेपी और लॉर्ड ज्ञानेश कुमार की मीटिंग कैसी रही होगी। शाबाश मेरे शेर, लूट लाया रे तू तो। देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में स्टेज से कह रहे हैं,
हमें वोट दो ताकि हम बॉर्डर फेंसिंग कर सकें। अमित शाह का कहना है कि हम बंगाल में बॉर्डर फेंसिंग इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि टीएमसी हमें लैंड प्रोवाइड नहीं कर रही। कोई सेंस इस बात का? ये ममता दीदी बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए जमीन चाहिए, 15 साल से वो भूमि नहीं दे रही है। तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या? एक इंसान जिसके पास पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है, केंद्र में बहुमत की सरकार है, पूरा सिस्टम उसके कंट्रोल में है, और फिर भी वो इंसान ये कहता है कि हमें पहले वोट दो फिर हम बॉर्डर की सुरक्षा करेंगे। यानी जब तक बीजेपी की सरकार बंगाल में नहीं बनती तब तक बॉर्डर वैसे ही खुला रहेगा। और आरोप टीएमसी के जमीन न देने पर। यह सुरक्षा है या सब्सक्रिप्शन मॉडल है? नाउ कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट, इंटरनेशनल बकैती। बकैती का लेवल इंटरनेशनल है, खबर नहीं है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही समय रैना और शुभंकर मिश्रा की। समय रैना ने एक पॉडकास्ट में शुभंकर मिश्रा के बारे में बात करते हुए कहा, वो मुझे हर समय मैसेज करते रहता था कि आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, लेट्स मीट, मम्मी कैसी हैं, मिलते हैं पॉडकास्ट पर, लेट्स टॉक। लेकिन जैसे ही मेरा शो बंद हुआ वो कहने लगा ऐसे कंटेंट पर तो ताली नहीं तमाचा चाहिए। शुभंकर मिश्रा ने इस वीडियो में कुछ और ज्ञान भी दिया। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। समय रैना के इस पॉडकास्ट के जवाब में शुभंकर मिश्रा ने एक ट्वीट भी किया है। रावण में लाख बुराई थी पर कभी अपनी मां का नाम बेचकर और फेक स्क्रीनशॉट लगा करके पीआर टीम के जरिए विक्टिम कार्ड नहीं खेला उसने। विलेन तो था वो, पर उसकी भी अपनी एक गैरिटी थी। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई, माँ का नाम बेचना, पीआरटीएम के जरिए विक्टिम कार्ड नहीं खेला। रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। शुभंकर भाई, आपकी प्रधानमंत्री जी से कोई दुश्मनी है क्या? मुझे क्यों तोड़ा? इतने सज्जन व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जी कि उनकी हर रैली के बीच में एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है। आपको यह अब क्यों नहीं दिखाई देता? नहीं दिखाई देता तो पाकिस्तान चले जाइए। बंगाल में एक रैली हुई, कैमरा रेडी था, एंगल सेट किया जा चुका था, भीड़ साइड में, और फिर एंट्री होती है एम्बुलेंस की। वाह मोदी जी वाह। आइडिया बुरा नहीं था, वैसे भक्तगणों की आंखें भर आई होंगी उसको देखने के बाद। और ये है कौन जो मोदी जी की रैली का नाम सुनकर बीमार पड़ रहा है? क्या ये एक ही आदमी है या अलग अलग हैं? इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पता तो चले कितने लोग कितना समय एम्बुलेंस का वीडियो शूट कर रहे हैं और उनको एडिट करने में लगा रहे हैं, कितना पैसा खर्च हो रहा है, इस सब की जांच भी तो होनी चाहिए। एम्बुलेंस वाली स्क्रिप्ट इतना कॉपी पेस्ट हो चुकी है जितनी सत्या भी धुरंधर में कॉपी पेस्ट नहीं हुई होगी। मीम बन रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, तो मोदी जी एक छोटा सा सुझाव है, स्क्रिप्ट थोड़ी अपडेट कर दीजिए, मतलब स्क्रिप्ट राइटर हायर कर लीजिए। मेरे पास नए नए आइडियाज हैं, अब की बार हम साइड से फायर ब्रिगेड की बस निकालेंगे। Oh my God! अगली खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। यहाँ शख्स ने टूटी सड़क का मजाक उड़ाया, बदले में उसके 3 दांत तोड़ दिए गए। नहीं, सरकार ने नहीं तोड़े हैं, आप बेवजह शक कर रहे हैं। जिस शख्स के दांत तोड़े गए उसका नाम है अमित सिंह। अमित सिंह दरअसल दूध लेने एक किराए की दुकान पर गए। दुकान के पास लंबे समय से एक सड़क थी जो टूटी पड़ी हुई थी। अब इसी को लेकर अमित ने दुकानदार संजय सिंह भदौरिया से मजाक में पूछ लिया, यार सड़क कब बनेगी यार, कब बनने जा रही है सड़क? सड़क लंबे समय से टूटी हुई थी। दुकानदार झुंझलाया हुआ था, परेशान था। दुकानदार को अमित के इस मजाक पर गुस्सा आ गया और उसने अमित को दुकान के अंदर खींच लिया और खूब पीटा, इतना पीटा कि 3 दांत तोड़ दिया। इतनी मारपीट करने के बाद आरोपी ने टूटे हुए दांत अमित के हाथ में बाकायदा थमाए हैं। 3 दांत देते हुए ताना मारते हुए कहा है, लो बन गई सड़क, कर लो FIR। मतलब ये सब कुछ देश में चल रहा है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। खैर चलिए अपने अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं। गोदी मीडिया मूवमेंट्स। भारत के टैक्स पेयर्स के पैसों से चलने वाले इस सरकारी DD न्यूज चैनल पर खुलेआम देश के नेता विपक्ष के लिए बेहद ही अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। पहले आप इसे सुनिए। तब तक आप सावरकर क्या, आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है, और जूते की नोक भी नहीं। आप सावरकर की जो चप्पल में जो मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में जो छोटी सी एक जो कण होता है, आप उस कण के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और सुनेंगे, राहुल गांधी
वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। सुनना चाहते हो आप? सावरकर के जूते की नोक हो या उनकी चप्पल में लगी मिट्टी के कण का 1000वां हिस्सा हो, एक बात तो तय है, आजकल के एंकरों को चप्पल और जूतों से आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। हमारे गांव में एक कहावत है, हमारे गांव में एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, बूट लिकिंग। नहीं, ऐसा नहीं है किसी की बूट लिकिंग करके ही आप किसी के चप्पल जूतों पर ऐसे लिख सकते हैं या थ्योरी दे सकते हैं। मुझे सच में बिना बूट लिकिंग के बूट के बारे में इतनी दीर्घ जानकारी इन एंकर साहब को कैसे हुई ये जानना है बस। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? शायद जवाब मिल भी गया है मुझे। कई बार भक्त भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि अपने प्रभु के चरणों में ही संसार उसको दिखाई देने लगता है। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। प्रभु माफ कर दीजिए। कितनी बार अपनी चरण वंदना कराएंगे आप इनसे? अब बख्श दीजिए बस। चलिए अब कुछ अच्छी खबरें देख लेते हैं। अगला सेगमेंट है गुड न्यूज का। इस हफ्ते अच्छी खबर यह रही कि केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश करते हुए पहले कहा कि डीलिमिटेशन करके लोकसभा सीट्स 850 करेंगे, फिर महिलाओं को उसमें से 33.5% आरक्षण देंगे। आप देख रहे हो विनोद, महिलाओं के भले की बात की जा रही है और कर भी कौन रहा है? जो किसी को 50 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड कहते थे, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? वो 33% आरक्षण देने की बात बोल रहे हैं महिलाओं को। मैं कहता हूं 50% क्यों नहीं? महिलाओं का अधिकार बराबरी का नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो 50% दिया जाना चाहिए था। या तो आप कहिए मत कि हम महिलाओं की बराबरी, भागीदारी, हिस्सेदारी चाहते हैं। यही तो होती है वो सारी बातें जिससे आदमी की मंशा का पता चलता है। खुद को पिछड़ा और अति पिछड़ा बोलने वाले पीएम ने महिला आरक्षण में पिछड़ी महिलाओं के आरक्षण का भी नहीं सोचा। कास्ट सेंसस हो जाता, ओबीसी की असली संख्या बाहर आ जाती, उस हिसाब से उन्हें आरक्षण दिया जाता तो ठीक रहता। और हम तो ये पूछ रहे हैं कि महिलाओं को 33% पर क्यों मानना चाहिए? क्यों 543 में से 179 महिलाएं होंगी और 363 पुरुष होंगे? क्यों दोनों को 271 नहीं किया जा सकता? आप कमेंट करके बताइए, क्या 50% नहीं मिलना चाहिए? चलिए अब अपने आखिरी सेगमेंट फैक्ट चेक पर आ जाते हैं। आपको इस बार ये शायद पसंद आए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो पहले देखिए जो बहुत वायरल था। अपने बलूचिस्तान को देखे, खैबर पख्तूनख्वा को देखे। चित्रा जी, बलोचिस्तान को देखने के लिए जनरल आसिफ मुनीर काफी है। मैं तो सिर्फ आपको ही देखूंगा। अगर मेरी नजरें आपसे हटी तो 50 किलो मेकअप जो आप अपने चेहरे पर थोप के आई हैं उसका क्या फायदा? मेकअप पर टिप्पणी मत कीजिए। आपके पाकिस्तान में भी खातूनें करती हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी औरतें मेकअप करती है, मगर अपने खर्चे से। आपके मेकअप का खर्चा तो मोदी जी का है ना। ये जो वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, असल में एबीपी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर पूरा डिबेट देखने के बाद पता ये चलता है कि वायरल वीडियो में जो शख्स दिख रहा है वो असल डिबेट का हिस्सा नहीं था। वायरल क्लिप की शुरुआत में एंकर चित्रा त्रिपाठी कह रही हैं, देखो अपना बलूचिस्तान, देखो खैबर पख्तूनख्वा। ये जो लाइन है ये ओरिजिनल ब्रॉडकास्ट आप अगर देखेंगे तो 12 मिनट 33 सेकंड पर आती है। वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैदर हयात खान को संबोधित कर रही थी, लेकिन वायरल वीडियो में उस शख्स की जगह किसी और आदमी के फुटेज चिपका दिए गए हैं ताकि गलत इंप्रेशन बन सके। मेकअप वाला मुद्दा भी डिबेट में आया था, लेकिन वो बिल्कुल अलग संदर्भ में था। पाकिस्तानी पैनलिस्ट मुकीम अहमद खान भारतीय मीडिया की आलोचना करते हुए ये बोले कि अगर भारत के पास इतनी ताकत, टेक्नोलॉजी और मजबूत फौज है तो फिर सुबह शाम ये रोने धोने वाले शो क्यों चला रहे हो? म्यूजिक प्रोग्राम्स दिखाओ, लड्डू बनाने की रेसिपी दिखाओ, नाखूनों की टिप्स या योग दिखाओ। जब चित्रा त्रिपाठी ने जवाब दिया कि उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है तो खान ने व्यंग में कहा कि वो मेकअप नहीं लगा रहे। चित्रा ने कहा कि मेकअप महिलाओं पर अच्छा लगता है और पाकिस्तान की महिलाएं भी मेकअप करती हैं, इसलिए उस पर कमेंट मत करो। लेकिन वायरल क्लिप में ये सब तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पूरा मामला गढ़ा हुआ और डेलिबरेटली मिसलीडिंग है। और इस फैक्ट चेक के बाद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मुझे पता है भ्रामा की सही, लेकिन वायरल क्लिप आपको बहुत पसंद आई होगी। चलिए खैर फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। हफ्ते की हाइलाइट्स का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें और साथ ही कमेंट्स करते रहें, क्योंकि हम करने वाले हैं आपके मज़ेदार 5 कमेंट्स को अगले आने वाले एपिसोड में शामिल। मिलते हैं अगले हफ्ते। शब खैर।